फूलदान से अचानक तेज पानी का बहाव शुरू होता है और पूरा कमरा समंदर के पानी से भर जाता है। जब अमित फिर से होश में आता है तो खुद को एक समुद्र तट पर पाता है। रास्ते से गुजरते लोगों ने उसे पानी में भीगा हुआ देखा और तुरंत एम्बुलेंस बुला ली। उसे अस्पताल पहुंचाया गया। कुछ ही देर में उसकी पत्नी भी वहां पहुंच जाती है। बेचैन घबराई हुई पूछती है, तुम ठीक तो हो ना? अमित हैरान है। वो बार बार बड़बड़ाता है, मैं बाहर आ गया, मैं बाहर आ गया। वो पूछता है, ये न्यूयॉर्क है? पत्नी जवाब देती है, नहीं, ये लॉस एंजेलिस है। तुम्हारा सिर सर्फबोर्ड से टकराया था और तुम बेहोश हो गए थे। क्या ये सब? कमरा 1408 की वो डरावनी घटना सिर्फ एक बुरा सपना था? अमित पूरी तरह उलझन में है, लेकिन अब जब उसकी बीवी उसके पास है, जिंदा और सही सलामत, वो बहुत भावुक हो जाता है। उसे एहसास होता है कि वो अब इस रिश्ते को कभी खोना नहीं चाहता। कुछ दिन बाद अमित अपने अनुभव को एक उपन्यास में बदलता है। उसने जो भी उस कमरे में देखा और सहा, हर डर, हर भ्रम, वो सब कागज पर उकेर देता है। वो चाहता है कि लोग जाने कि उस कमरे में क्या हुआ था। लेकिन जब वो पब्लिशिंग हाउस पहुंचता है तो चौंक जाता है। वहाँ रिसेप्शन पर बैठा व्यक्ति वही है, 1408 होटल का कर्मचारी। अमित सन्न रह जाता है। अचानक बाकी कर्मचारी भी हथौड़े और लोहे की रॉड्स लेकर दीवारों पर हमला करने लगते हैं। वो चारों ओर की दीवारें तोड़ देते हैं और दीवार के पीछे से वही कमरा 1408 दोबारा सामने आ जाता है। तब उसे समझ आता है वो कभी उस कमरे से बाहर आया ही नहीं था जो उसने अभी तक देखा। अस्पताल, समुद्र तट, पत्नी, सब उसका एक ब्रेन फॉग था। असल में कमरा 1408 इंसान के सबसे कमजोर बिंदु, उसकी यादें और दर्द का फायदा उठाता है। वो व्यक्ति को भ्रम में डालकर उसे मानसिक रूप से तोड़ देता है। हर बार जब कोई रेसिस्ट करता है, कमरा फिर से सब शुरू कर देता है, जब तक कि शख्स टूटकर खुद अपनी जान न ले ले। अमित अब बिल्कुल अकेला है, टूटा हुआ। तभी वो मलबे के बीच से अपनी मरी हुई बेटी को आते देखता है। वो मुस्कुराते हुए बोलती है, पापा। ये दृश्य इतना असली लगता है कि अमित खुद को रोक नहीं पाता। वो दौड़कर बेटी को गले लगाता है, लेकिन तभी उस रोशनी की एक झलक के बाद सब कुछ अंधेरे में बदल जाता है। उसकी बेटी की सांसें थम जाती हैं और वो अमित की बाहों में ही राख में बदल जाती है। रेडियो एक बार फिर वही पुराना गाना बजाने लगता है जैसे कमरे की आत्माएं उस पर हंस रही हों। उसी वक्त वो घड़ी जो हर चीज का केंद्र थी, एक बार फिर 60 मिनट पर रीसेट हो जाती है। अमित की हिम्मत जवाब दे जाती है, नहीं, ये सब फिर से शुरू हो रहा है। फिर फोन की घंटी बजती है। होटल का रिसेप्शन। वो पूछता है, तुम मुझे मार क्यों नहीं देते? रिसेप्शन से जवाब आता है, हम हर मेहमान की पसंद का सम्मान करते हैं। आप चाहे तो एक और घंटा बिताएं या फिर हमारा एक्सप्रेस चेकआउट चुन सकते हैं। वो नजरें घुमाकर देखता है, बगल में एक फांसी की रस्सी पड़ी है, शायद यही एक्सप्रेस चेकआउट है। आईने में भी उसे खुद की फांसी पर लटकती छाया नजर आती है। कमरा उसे खुदकुशी के लिए उकसा रहा है, लेकिन अमित फोन पर जवाब देता है, मैं मरूंगा पर तुम्हारे बताए तरीके से नहीं। वो एक लाइटर निकालता है और कमरे में आग लगा देता है। जैसे ही आग फैलती है, होटल में फायर अलार्म बज उठता है। सभी गेस्ट्स भागते हैं। नीचे उसकी पत्नी भी आ जाती है, परेशान और डरी हुई। कमरे में ऑक्सीजन की मात्रा धीरे धीरे खत्म हो रही है, पर अमित शांत है। वो कमरे को रेट करता है, हॉरर लेवल एक्सट्रीम। फिर तेज ब्लास्ट होता है। ये कैसे हुआ? क्योंकि अमित ने पहले कमरे की ऑक्सीजन जलाकर घटा दी। फिर जैसे ही बाहर से ऑक्सीजन अंदर आई, विस्फोट हो गया, एक भयानक एक्सप्लोजन। उसे डर था कि सिर्फ आग 1408 को खत्म नहीं कर पाएगी, तो उसे पूरी तरह उड़ा देना ही एकमात्र रास्ता था। अंत में अमित मारा तो गया, लेकिन बाकी 56 आत्माओं से अलग वो उस भयानक कमरे 1408 को अपने साथ ले गया। यहीं पर फिल्म खत्म होती है।